दिल्ली नगर निगम द्वारा 27 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा तथा पूर्वी दिल्ली के महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल ने पूर्वी दिल्ली नगर निगम मुख्यालय स्थित सभागार में आयोजित शिक्षक दिवस कार्यक्रम में 27 शिक्षकों को निगम पुरस्कार से सम्मानित किया। इस अवसर पर स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार, नेता सदन सतपाल सिंह, स्थायी समिति के अध्यक्ष दीपक मल्होत्रा, शादरा दक्षिणी क्षेत्र की अध्यक्ष सुश्री हिमांशी पांडे, शिक्षा समिति की उपाध्यक्ष सुश्री कुसुम तोमर, पूर्व महापौर श्री विपिन विहारी तथा निर्मल जैन, उप महापौर हरि प्रकाश बहादुर, निगम आयुक्त विकास आनंद, अपर आयुक्त सुश्री शिल्पा शिंदे, अपर आयुक्त डॉक्टर ब्रिजेश सिंह व अन्य पार्षदगण तथा निगम अधिकारी उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में शिक्षकों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार ने की। पूर्वी निगम द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए इस वर्ष राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित 4 शिक्षकों और 21 निगम शिक्षकों को निगम शिक्षक सम्मान और 2 को विशेष शिक्षक के तौर पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि के तौर पर मौजूद उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने सभागार में मौजूद सभी शिक्षकों का आभार जताया। उन्होंने कहा कि आप सभी ने कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए और विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो योगदान दिया है वह निश्चित तौर पर सराहनीय है। महापौर श्री श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा कि हमारे शिक्षक ही एक सुदृढ़ देश की मजबूत नींव है। शिक्षक ही बच्चों के ज्ञान और जीवन के मूल्यों का आधार है, इसलिए उन्हें राष्ट्र निर्माता कहा जाए तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। स्थायी समिति के अध्यक्ष वीर सिंह पवार ने सभागार में उपस्थित सभी शिक्षकों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि बच्चों का अध्ययन कार्य बाधित ना हो, इस हेतु व्हाट्सएप माध्यम से छात्रों को वर्कशीट लगातार उपलब्ध कराई जाती रही है। नेता सदन श्री सतपाल सिंह ने कहा कि निगम स्कूलों में शिक्षक बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बेहद रचनात्मक ढंग से कार्य कर रहे हैं और सभी शिक्षक धन्यवाद के पात्र हैं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए निगम आयुक्त श्री विकास आनंद ने कहा कि शिक्षक समाज का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है और समाज का भविष्य भी उन्हीं के हाथों में होता है। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे शिक्षा समिति के अध्यक्ष श्री राजकुमार ने कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया। उन्होंने कहा कि पूर्वी निगम के शिक्षक जिस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में कार्य कर रहे हैं और छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं वह अत्यंत सराहनीय है। इस प्रकार के आयोजनों से शिक्षकों का मनोबल बढ़ता है। कार्यक्रम के दौरान वीर सेनानियों की गाथाओं की पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इसमें आजादी के सेनानियों की कहानी है जो बच्चों को प्रेरित करेगी और उन्हें देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाएगी। इसे निगम स्कूलों में 5वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को पढ़ाया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं leaddelhi.com और जिस तरीके से आपने लकड़ी को हमेशा पानी में तैरते हुए देखा होगा, क्योंकि जल हमेशा उस पेड़ को सींचता है और यही सिद्धांत एक गुरु का जीवन में होता है कि गुरु हमेशा अपने शिष्य को किस तरीके से सींचता है, उसके बाद वह शिष्य कभी भी डूबता नहीं है। और आज जिस शिक्षक के सम्मान के लिए उत्तरी पूर्वी नगर निगम ने एक शिक्षक सम्मान का आयोजन किया, साधुवाद है, धन्यवाद है। मेरे साथ कुछ शिक्षक हैं, मैं एक बार जान लेता हूँ कि किस तरीके से आज वो शिक्षक खुद सम्मान पाकर गौरवान्वित महसूस हो रहा है और क्या मन में उनके है। एक बार सर, पहली बात तो धन्यवाद आपका, मैं खुद सम्मान करता हूं क्योंकि एक शिक्षक एक वो पद है जिसका सम्मान सभी लोग करते हैं और लगातार बहुत सारी बातें हैं। पहले आप अपने मन की दशा बताएंगे कि आज क्या महसूस कर। मैं ब्रह्म सिंह, A1 सेकेंड शिफ्ट, मयूर विहार फेज़ 3 EDMC प्राइमरी स्कूल है मेरा। मुझे ये शिक्षक सम्मान बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का, कोविड के समय में ऑनलाइन शिक्षण देने का, इस वजह से मुझे ये सम्मान मिला है, जिसके लिए मैं अपने EDMC का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज मुझे शिक्षक सम्मान प्राप्त करते हुए बहुत ही हर्ष महसूस हो रहा है, क्योंकि कोविड के समय में जब एक समय ऐसा आया था कि शिक्षा कैसे बच्चों को मिले, ऐसे समय में ऐसे चैलेंज को शिक्षक ने स्वीकार किया, यानी कि हमने स्वीकार किया और बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को घर बैठे ही हमने उन्हें अच्छी शिक्षा देने का कार्य किया। इस बात से मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं अपने देश के भविष्य बनाने में किसी काम आ पाया। एक और शिक्षक मेरे साथ है, मैं बात कर लेता हूँ। मेरा नाम सत्यम कुमार है, मैं त्रिलोकपुरी EDMC स्कूल 6 ब्लॉक से टीचर हूँ।
बिल्कुल गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जब आपके हार्ड वर्क को, आपकी मेहनत को रिकॉग्नाइज़ किया जाता है, पहचाना जाता है और उसको एक रिवार्ड दिया जाता है, तो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है और वैसा ही महसूस कर रहे हैं और इससे हमें आगे और मेहनत करने की प्रेरणा मिलती है। अच्छा, जैसे कि अभी एक बात अंदर आई कि ये एक पैंडमिक था जिसकी वजह से कोइंसिडेंटली हमें ऑनलाइन की तरफ रुख करना हुआ और ऑनलाइन में शिक्षकों ने एक पूरी भागीदारी दी, तो अब इसको एक परमानेंट सोर्स के तौर पर भी बात आई कि यदि पैंडमिक होता है या किसी तरह का कोई क्राइसिस क्रिएट होता है तो बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए हम इस ऑनलाइन को एक मजबूत आधार दें। तो उसके लिए आप शिक्षक हैं, आपको सब समझ में आ रहा है क्या क्या दिक्कतें महसूस रही हैं और क्या क्या टेक्निकल फॉल्ट्स आपको देखने को मिले। एक बार इस पर भी थोड़ा सा एक लाइन लूँगा मैं। जैसा कि शिक्षक का कर्तव्य है बच्चों को शिक्षित करना, वैसे तो मैं बताऊं स्कूल में रहकर बच्चों को शिक्षित करना हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ऐसे पैंडमिक समय में हमें बच्चों को शिक्षा देने का जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी उसको हमने ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, जिससे बच्चों को हमने बीमारी से भी बचाया, उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा और उनकी बच्चों की एजुकेशन का भी हमने ध्यान रखा। ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम को हम जो है केवल ऑप्शनल माध्यम तो बना सकते हैं, लेकिन जो शिक्षा हमें विद्यालय में मिलती है उसका वह स्थान नहीं ले सकते। इसलिए ज़रूरी तो विद्यालय में ही शिक्षा है। गुरु और शिक्षक का जो है, गुरु और बच्चे का आमने सामने बैठकर जो शिक्षा दी जाती है उसका कोई भी मतलब सम्मान नहीं है। ऑनलाइन शिक्षण केवल ऑप्शनल के रूप में। चलिए, मैं और भी हैं, मतलब इन्होंने साफ तौर पर नकारा कि ऑनलाइन शिक्षा उतना कारगर नहीं हो सकती जो कि ऑफलाइन मोड जो हमेशा एक शिक्षा के उसमें गुरुकुल में तो यहाँ तक होता था कि बच्चों को बस छोड़ दिया जाता था, गुरु और शिक्षक का जो संबंध बनता था उसी से वो जो शिक्षा मिलती थी। आज ऑनलाइन में कहीं ना कहीं वो कमी रह रही है, तो आप ऑनलाइन को मजबूत के आधार के तौर पर देख रहे हैं या यह कहीं ना कहीं दिक्कत करेगा? देखिए, हमारे जीवन में हमेशा हमें चैलेंजेस देखने को मिलते ही हैं और हर चैलेंज को हमें स्वीकार कर जो पॉसिबल उसमें हम बेस्ट कर सकते हैं ये हमें करना ही होता है और हर सिचुएशन में करना होता है। ये सिर्फ शिक्षा तक सीमित नहीं है, हमारे जीवन का एक आधार है, क्योंकि रोज़ नए नए चैलेंजेस हमें एक्सेप्ट करने होते हैं। अब जिस तरह से पेंडेमिक में हमें शिक्षा को नए रूप से देखने को मिला है, क्योंकि हम लोग बिल्कुल अनभिज्ञ थे कि पहले ऑनलाइन क्लासेस को हम सोच भी नहीं सकते थे होगा, और इनफैक्ट मैं बात करूँ एमसीडी की तो यहाँ तो हमें लग ही नहीं रहा था कि ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। पर इसमें हमारे ऑफिसर्स ने जो जॉब किया है उन्होंने हमें विश्वास दिखाया कि हम उसको भी बेहतर तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि हम ऑफलाइन टीचिंग को किया कर सकते हैं। इसमें मैं रोकूंगा, संसाधन भी दिए उन्होंने, क्या केवल मोटिवेशन ही मिला? आज जैसे कि आपने बताया कि हमारे ऑफिसर ने हमें मोटिवेट किया और हमने इसको कर दिखाया। व्हाट्सएप एक ग्रुप बनाया गया, उसमें ट्रांसफ़र किया गया, कोई संसाधन मुझे नज़र नहीं आया। सरकार की तरफ से एक पहल नज़र नहीं आई कि यदि ऑनलाइन है तो बहुत जल्द नमो ऐप तो बनाया गया, बूथ मजबूत तो किया गया, लेकिन एक ऐसी कोई एप्लीकेशन, वेबसाइट या कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म जनरेट नहीं किया गया जिसमें आप डायरेक्टली बच्चे से कनेक्ट हो सके। देखिए, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं, पिछले कई महीनों से हमारी गूगल मीट पे क्लास चल रही है, ठीक है। बिल्कुल नया एक्सपेरिमेंट था, जो कि शुरुआत में ये लगा कि ये स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये एक बड़ी बात हुई, तो इसका मतलब तो ये कहेंगे जो पेरेंट्स थे उनके लिए एक हेडेक हो गया कि अब उन्हें गूगल मीट सीखना होगा। देखिए, पेरेंट्स के लिए तो क्या, टीचर्स के लिए क्या, बच्चों को शिक्षा देना सर्वोपरि है हमारे लिए, और उसको देने के लिए अगर कुछ प्रॉब्लम्स होती भी है तो हमें उसका सामना करना पड़ेगा और सभी समस्याओं को। एक बात और मैं रोकूंगा, सरकारी स्कूल में जो नगर निगम के स्कूल में वो बहुत ही या तो बीपीएल लेवल के बच्चे हैं या मिडिल क्लास लेवल के बच्चे, उनके लिए गूगल मीट, एंड्रॉयड फ़ोन इस्तेमाल करना, नेट को 3G 4G पे इस्तेमाल करना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चैलेंज तो था। ऑफ कोर्स बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन मैं ये कहूँगा बेशक हमारे यहाँ से अंडर प्रिविलेज लोग आते हैं, बच्चे आते हैं, लेकिन अगर हम उनके साथ जब मेहनत करते हैं ना, उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, सिर्फ बच्चे ही नहीं पेरेंट्स भी सीखना चाहते हैं और वो आगे बढ़कर हमसे हाथ मिलाकर चलते हैं। जिस तरीके से इस पैंडेमिक में शिक्षक को शिक्षक ना तोड़कर एक BLO के तौर पर लगा दिया गया, आप चालान काटिए, आप रोड पर खड़े होकर और सर्विस दीजिए, क्योंकि आपको सैलरी मिल रही थी तो सरकार को कहीं ना कहीं ऐसा भी लगा कि और कोई नहीं तो ये खाली बैठे इनको लगा दे। कहीं ऐसा महसूस हुआ हल्का सा? बिल्कुल महसूस नहीं हुआ। देखिए, सभी की अपनी जॉब है,
और जब ऐसी पेंडेमिक जैसे पहला कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, तो हमें किसी भी तरह से अगर हम देश हित के लिए कार्य कर सकते बहुत बढ़िया। हैं, चाहे वो कोई भी तरीके का हो, चाहे वो डिस्पेंसरी में जॉब करना हो या चालान काटना हो, कहीं ना कहीं ये पेंडेमिक को दूर करने के लिए ही उठाए गए स्टेप हैं। अगर हमारी सरकार स्टेप उठा रही है तो हमें उसे क्रियान्वित करने के लिए जो प्रयास बन सकते हैं करने चाहिए भी, और हमने पूरे जोश और खरोश से किया भी। तो मैं दूसरे शिक्षक भी हैं, मैं आपकी राय और जानना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक शिक्षक को BLO भी बना दिया गया कि आप मतगणना कीजिए, पहले भी रहा है, और उसके अलावा आप तो चालान काटिए आप, और भी बहुत जगह जैसे कि बात मोर्चे तक भी आ गई, एक नाटिका भी हुई जिसमें मोर्चे में भी ड्यूटी लगा दी गई। क्या कहेंगे कि शिक्षक मतलब आप इसके लिए एक्सेप्टेड है या कुछ इसमें कहना चाहेंगे? सर, जैसे सामान्य स्थितियों में तो मैं कहूँगा कि शिक्षक को केवल शिक्षण कार्य करने देना चाहिए, लेकिन जैसी स्थिति इस समय थी, देश के हित की सोचना था हमको, जो है देश के भविष्य की सोचना था, देश के स्वास्थ्य की सोचना था, देश के जो नागरिक हैं उनके लिए हमें सोचना था। तो ऐसे में हमें भी बढ़ चढ़कर योगदान देना चाहिए। जो भी हमारी सरकारें योजनाएं हमारे लिए बनाती हैं, उनको क्रियान्वित करने के लिए, उनको सक्सेस करने के लिए हमें अपना पूरा योगदान देना चाहिए। देख लिया, यही शिक्षक है। मैंने जैसे आपको पहले ही जब शुरुआत की तो यही बात बोला कि शिक्षक एक वो सिद्धांत है या वो किस तरीके से सींचता है कि कभी किसी को डूबने नहीं देता, और वो लकड़ी का जो मैंने उदाहरण दिया वो साफ तौर पर नज़र आता है। शिक्षक को जब भी देश हित या देश समर्पण में लगाया जाएगा तो वह अपनी पूरे समर्पण भाव से इस देश में अपनी सेवा देता है, और इस पैंडेमिक में उसने दी भी है। बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। अच्छा काम कर रही है हमारी पूर्वी नगर निगम जो दिल्ली का है, और यहाँ 40,000 बच्चे बड़े भी हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ, हमारे सरकारी विद्यालयों में संख्या बहुत अच्छी बढ़ी है, और हमने नए 250 विद्यालय सेकेंडरी एजुकेशन में, और 77 हमने डिग्री कॉलेज खोले हैं, और 12 हम लोग विश्वविद्यालय खोलने की तरफ हमारी कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा का जो परिवर्तन है वो हमारी पहचान है। राज्य शिक्षक पुरस्कार लेकिन जो भी कार्यक्रम हमारे होते हैं वो केवल राजनीतिक मंतव्यों को पूरा करने के लिए नहीं होते, बल्कि समाज में हम किस प्रकार से अपनी कार्यों को कर सकें इसकी प्रेरणा भी उसमें होती है। कर देना कैमरा थोड़ा हाई पे कर दो, हाई पे कर दो। 5 डिप्टी सीएम का जो है वो कह रहे हैं कि 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे हर जाकर के। आपको लगता है? देखिए सपने देखने का अधिकार सबको है, मैं उस पर टिप्पणी कर ही नहीं सकता हूँ। कोई दिन में सपना देखता है, कोई रात में देखता है, कोई भी देखे, और कोई भी राजनीतिक दल होगा उसके अपने मंतव्य होते हैं, उसकी अपनी सोच होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश निश्चित रूप में योगी जी के नेतृत्व में और मोदी जी के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से काम किया है उत्तर प्रदेश सरकार, आज इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा ठीक हुआ है, डिफेंस कॉरिडोर है, तो 5-5 आज हमारे एक्सप्रेसवे बन गए, 250 के आसपास माध्यमिक विद्यालय बन गए, आज 77 के आसपास हमारे डिग्री कॉलेज बन गए, 12 हमारे विश्वविद्यालय बन रहे हैं, आज 1.5 लाख के आसपास शिक्षकों की भर्तियां हो गई, 4.5 लाख के आसपास नौकरियां दे दी, आज 1 करोड़ 61 लाख के आसपास लघु उद्योगों से लोगों को रोजगार का सृजन हुआ है। तो लोग ये देखते हैं कि पारदर्शी सरकार कौन है। इसका आकलन पिछले बार भी ये सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़े थे, उसके पहले सपा और कांग्रेस मिलकर लड़े थे, उसके पहले तीनों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप के साथ में मिलकर लड़े थे और हर बार पराजित हुए थे। अब मुझको लगता है कि कोई भी रणनीति बना ले, कोई हैदराबाद से आ जाए, कोई बंगाल से आ जाए, कोई और नहीं मिले तो आसपास के देशों से आ जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति रीति सिद्धांत के आधार पर चुनाव अपने कार्यों के आधार पर जाती है। अब न जातिवाद है, न भाई भतीजावाद है, न परिवारवाद है, न भ्रष्टाचारवाद। अब केवल एक ही चीज उत्तर प्रदेश में चल रहा है, वो विकासवाद, और विकासवाद के आधार पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। दिनेश जी, क्या लगता है कि किसान आंदोलन है उसका क्या कोई असर पड़ेगा? देखिए, जो अन्नदाता है, जो किसान है, उसके प्रति भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक है। और आपने देखा कि 4 दिन पहले भी प्रधानमंत्री जी ने MSP का जो न्यूनतम मूल्य लागत मूल्य है उसको बढ़ाया है, और उसके पहले भी बढ़ाया था। किसानों की दुगनी आमदनी हो, इसके लिए उत्तर प्रदेश ने बड़ी तेजी के साथ में काम करा। लेकिन मैंने बताया कि आज अलग अलग दल नहीं है, सपा बसपा माकपा भाकपा कांग्रेस या और कोई छोटे और बड़े दल, इनकी विचारधाराएं एक है। आप जिस आंदोलन की बात कर रहे हैं, किसान अन्नदाता का आंदोलन हो तो वो
सर माथे पर है। वो में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले हैं, इस पे क्या? मैंने कहा सभी को अधिकार है, सभी मिलकर लड़े थे। दल अलग अलग हैं, दिल एक है। नीति सिद्धांत इन सारे विपक्षी दलों का उत्तर प्रदेश में एक है, मंतव्य एक है। एन केन प्रकार सत्ता पर काबिज होने का सपना देखना, उसको पूरा करने के लिए पीछे भागना। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार भी मेजॉरिटी से बनाई थी। अब की पिछला जो रिकॉर्ड था हमारा, वो आंकड़ा काफी पीछे छूटेगा और उसको हम पालेंगे। लेकिन दिल्ली में जो उपचुनाव हुए थे एमसीडी के, उसमें बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई थी और यूपी चुनाव के ठीक बाद आईडी नीचे करो ना थोड़ी, आप उत्तर प्रदेश की वरना आईडी नीचे करो थोड़ी, और उत्तर प्रदेश में मैं इतनी कह आईडी सकता नीचे कर ले वरना हूं कि थोड़ी उत्तर सी। प्रदेश में 2017 में हम जीते, विधानसभा मेजॉरिटी से जीते, 3/4 जीते। फिर 2019 में हम लोकसभा जीते। उसके बाद जो विधानसभा के उपचुनाव हुए वो हम जीते। उसके बाद अभी 6 महीने पहले, 5 महीने पहले एमएलसी के चुनाव हुए, वो जीते। अभी 1 महीना पहले पंचायत के, जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हुए, वो हम जीते। इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में ये सारा जो दिवा स्वप्न देखने वाले लोग हैं, उनको कोई भविष्य मुझे नहीं। दिनेश जी,